जाति वाली सियासत पर गरीबों की बात। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है। हक और हिस्सेदारी वाली बिछी बिसात। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाति जनगणना से शह और मांग। सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट बिहार में जारी होने के बाद शायद विपक्षी दलों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। तेलंगाना में एक भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमला किया है, उसी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों का कल्याण ही असली सामाजिक न्याय है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग कांग्रेस पार्टी को चारों तरफ से घेरते हुए गरीबी के मुद्दे पर ये वार किया है कि यहाँ पर जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय चाहिए तो वो इस देश में गरीबों को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अंदाज में, चूंकि याद रखिए जाति जनगणना की रिपोर्ट बिहार में जारी की गई, जिसमें अति पिछड़ों की बात की गई है, सामाजिक न्याय की चर्चा चारों तरफ हो रही है, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से घेरा जा रहा है, लेकिन पीएम ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि असल सामाजिक न्याय तो तब होगा जब गरीबों का कल्याण होगा। सुनिए। सबसे आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है, और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। तो प्रधानमंत्री ने लगभग साफ शब्दों में ये कह दिया है कि ये जो जाति आधारित राजनीति हो रही है उसको वो दरकिनार करते हैं, और उनका ये मानना है कि अगर कोई ऐसी जाति है जिसका वाकई सामाजिक न्याय मिलना जरूरी है तो वो गरीब है। गरीबों की सबसे बड़ी जाति है देश में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आने के बाद से ही राजनीति और सियासत हर तरफ देश प्रदेश में आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में गरमा रही है इसी मुद्दे पर। कास्ट सेंसस रिपोर्ट के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहीं से आरक्षण की बात होती है तो कहीं पर कहा जाता है योजनाओं में हम बेहतर कैसे फायदा पहुंचाएंगे, पिछड़ी जातियों का हम इस पर फोकस करेंगे। हम आपके सामने अब कुछ आंकड़े रखने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के क्षेत्र के आधार पर हम आपको दिखाएंगे 2009 के बाद से जो चुनाव हुए हैं, 4 कैटेगरी में अगर इन लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों को बांटा जाए तो एक बहुत गरीब है, एक गरीब है, एक समृद्ध है और एक बहुत अमीर है। अब उसी हिसाब से हम आपको शुरुआत में ये आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। 2009 में इस तरह के संसदीय क्षेत्र, जो सबसे पहले हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो गरीब संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 2009 में 16.97% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब ध्यान रखिए कैसे मामला 2014 और 19 में बढ़ता है, बदलता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में थे, तब लगभग यही आंकड़ा 17% के आसपास से सीधे 32% पर पहुंच जाता है, 32%। ये अति गरीब जिसे आप कह सकते हैं, ये उस वर्ग से है। 2019 में यही आंकड़ा फिर बढ़ता है और ये 39%, 39% पे पहुंच जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं अगले कैटेगरी में, जिसमें आप कह सकते हैं आर्थिक तौर पर थोड़ा सा संपन्न क्षेत्र है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 2009 में करीब 23%, 2014 में ये आगे बढ़कर 36% हो जाता है, 23% से सीधे 36% पर पहुंच जाता है। और वहीं 2019 में करीब 45% लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। तो बीजेपी को किस तरह से ये हुआ, अगर हम थोड़े से और जो समृद्ध हैं उसमें चले जाएंगे तो 2009 के
चुनाव में 16.6% था, फिर करीब 28% हुआ 14 में, और फिर करीब 33% जो थोड़े समृद्ध लोग हैं उसमें बात पहुंचती है कि 33% पर जाकर ये परसेंटेज रुका। तो अगर आप देखेंगे गरीब और अति गरीब में, तो लगभग 39% और 45% लोगों ने वोट किया बीजेपी के लिए। वहीं समृद्ध और अति समृद्ध में आप देखेंगे तो 33% और 33% लोगों ने दोनों में ही वोट किया बीजेपी को 14 और 19 के चुनाव में। ये संख्या बढ़ती गई, लेकिन समृद्ध और अति समृद्ध से भी ज्यादा गरीब और अति गरीब लोगों ने बीजेपी के लिए वोट दिया है 14 और 19 में। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आंकड़े हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, कास्ट की बात हो रही है, क्योंकि पिछड़ों को अपनी तरफ करना एक वोट बैंक के तौर पर बहुत जरूरी है। डू और डाई की, आर या पार की स्थिति है तमाम पार्टियों के लिए। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल 2004, 2009, 2014, 2019 4 लोकसभा चुनाव आप देखेंगे। 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ी जातियों का यानी ओबीसी का लगभग 44% वोट मिलने लगा। अब उस 44% को अपनी तरफ करने की एक बहुत बड़ी जंग है जो विपक्षी गठबंधन इंडिया को लड़नी है। इसीलिए ये पूरी राजनीति उस तरफ जारी है और पीएम जोर दे रहे हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके विपक्ष अभी खुश हो ही रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि जाति के आधार पर गणना करके सत्ता का गणित सेट करना आसान नहीं होगा। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आते ही विपक्ष ने ओबीसी को आबादी के आधार पर आरक्षण देने की मांग शुरू कर दी। राहुल गांधी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता कहने लगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जातिगत मतगणना होनी चाहिए और जो सरकार के संसाधन हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जिन दलित हैं, जिनके पास कम संसाधन है, उन पर ये दिया जाना चाहिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पढ़ाई का कोई दौर हो या नौकरी हो। आज भी लगभग 38% लोग बिहार में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों? जब पूरा बिहार पिछड़ा और गरीब है तो इसका लाभ क्या होगा? और ये लोग जो जातिगत गणना करा करके इसकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बिहार में 35 वर्ष शासन किया है। तो मुझे लगता है कि बड़े धोखे की फिर से एक बार बड़ी तैयारी हो रही है। विपक्ष ने हिस्सेदारी की बात की तो पीएम मोदी ने ये बताने में देर नहीं लगाया कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है। उन्होंने कांग्रेस को पुराने बयान याद करा दिए। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?
प्रधानमंत्री का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार यानी देश की राजनीति में 120 लोकसभा सीटों वाले 2 राज्य, 2 बड़े राज्यों में ओबीसी वोट जब बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी में भरोसा रखकर आगे बढ़ा तो क्षेत्रीय दल सिमटे। बीजेपी के इसी बहुसंख्यक वोट के अभेद्य हो चुके दुर्ग को नीतीश कुमार ने बिहार की जातीय गणना करा के बीजेपी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चल दिया है। किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की भी संख्या बढ़ी है ना। 16 ना भाई 10 वाला फिगर लीजिए ना, 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना। देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। इस तरह का लाभ मिलेगा। अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आनन फानन में रिपोर्ट दी कि हमने जातीय गणना का काम करा लिया है, तो कोर्ट में कहना था, फिर आगे चुनाव को ध्यान में रखकर ये लोग कर रहे थे, तो इसलिए आनन फानन में तो किया ही गया है। और इसीलिए हमको लगता है कि इस तरह की गड़बड़ी हुई, इसके पीछे यह भी एक कारण है। लेकिन जाति जनगणना से गदगद विपक्ष को प्रधानमंत्री का बयान सुनना चाहिए। कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। हालांकि ये भी हकीकत है कि बिहार की जातीय जनगणना से बीजेपी सत्ते में है। पार्टी ना तो जाति की गिनती को सही ठहरा रही है और न ही गलत। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। जाति यदि तय है तो आम लोग कैसे देख सकते हैं और किस आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी, तभी तो इसको 100% लोग इस पर विश्वास करेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार को जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया, इसके मैकेनिज्म को समझाना पड़ेगा। बहरहाल विपक्ष जहां अलग अलग जातियों का नया आंकड़ा दिखाता है, वहां जाति नहीं गरीबी को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। और ये वो वक्त है जब चुनावी रणनीति बनाने में हर कोई अपनी पूरी ताकत और दिमाग झोंक रहा है। ऐसे में पूरी रणनीति को समझिए। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनसे चर्चा भी करेंगे। एक तरफ बीजेपी अब कह रही है नहीं, जात नहीं, गरीबी सबसे बड़ी जाति है, उसी के आधार पर सामाजिक न्याय की बात कीजिए। वहीं जो अन्य विपक्षी गठबंधन के साथी हैं इंडिया के, उनके लिए जाति जरूरी है क्योंकि क्षेत्रीय दलों की पूरी राजनीति की नींव काफी बड़े पैमाने पर जाति आधारित रही है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भीम सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। सैयद फैजल अली हमारे साथ महासचिव आरजेडी के जुड़ रहे हैं। माधव आनंद, महासचिव आरएलजेडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर भीम सिंह आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद सख्ते में है। अब इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर वाकई तो आप कुछ भी 2-3 कास्ट को मिला लीजिए, अगर जो 44% लोगों ने, ओबीसी ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 में से, उसमें से अगर एक बड़ा हिस्सा फिसल जाता है तो आपके लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जो कास्ट अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस कास्ट सेंसस से की जा रही है वो तो जग जाहिर है। ऐसे में आप लोगों ने ये नई काट खोजी है कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, उसका कल्याण जरूरी है, तो इसको करने से रोकने में कौन रोक रहा था आपको? ये सवाल तो पूछा जाएगा। भीम जी नमस्ते। ये जो रिपोर्ट आई है और जो डाटा प्रकाशित हुआ है,
यह तो बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, जब पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी ज्यादा है, कैसे? और पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही अपना नेतृत्व मानते हैं, नेता मानते हैं और उन्हीं को मतदान करते हैं, तो ये तो हमारे लिए सकारात्मक बात है ना कि जो आंकड़े आए हैं बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने, जिस मकसद के साथ इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है वह बहुत गलत है। जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश इनकी है, जो कि सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्ग में और हर एक जाति में जनाधार है और निरंतर वृद्धि हो रही है। अरे तो भीम जी सुनिए, तो फिर आप लोग गदगद काहे नहीं दिख रहे हैं? अब संजय जी को देखिए, वो गदगद दिख रहे हैं, आपको अभिषेक झा दिखेंगे, जेडीयू के, आरजेडी के प्रवक्ता, सारे गदगद दिख रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, वो तो गदगद, आप दिख नहीं रहे ना गदगद। आप लोग कहते हैं भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है, नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि गलत रिपोर्ट है। ये है ना, भ्रम है, भ्रमात्मक है ये, इसलिए कि किस आधार पर, किस मेथोडोलॉजी से इन्होंने जनगणना किया, उन्होंने कैसे इसको सार्वजनिक किया, कौन से क्वेश्चनायर किए, ये तो पूरे सामाजिक आर्थिक ये जनगणना करने की बात थी। अभी तक उसकी स्थिति नहीं बताई गई है कि किस बिरादरी का, किस जाति का क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है। केवल एक जाति का डाटा बता दिया, वो भी डाटा बहुत फैब्रिकेटेड लग रहा है, अब एक जाति। ठीक है, मैं लौटूंगी अगले हिस्से में, जब आसमान में चढ़ा दे रहे हैं। आप दूसरी बार भीम जी जब लौटूंगी ना तो बताइएगा। ये डाटा भी। अच्छा ठीक है, रुकिए, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में आपको अनियमितताएं दिख रही हैं, वो आप बताइएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय निरुपम जी के पास जाने दीजिए, क्योंकि वो भी महागठबंधन के साथी हैं जिनकी सरकार इस वक्त चल रही है। संजय जी, फला कास्ट इतना %, फला इतना %, ये बताने का क्या मतलब था? ये रिपोर्ट को तो हम तब मुकम्मल मांगते ना जब उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट जानकारी देती। वो सब पता लगने के बावजूद उसे अभी तक नहीं बताया गया है, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? ए, बी, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ गई, कौन कितना % है पता चल गया, करेंगे क्या? पहला काम, एक ही काम बता दीजिए, इससे क्या करेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से कल से भारतीय जनता पार्टी बिहार के जाति आधारित जनगणना या सर्वे की रिपोर्ट के बाद आग बबूला हुई है, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबी के ऊपर जोर दिया है, उससे साफ साफ दिखता है कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है। उससे साफ साफ दिखता है कि बीजेपी बुनियादी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है। तीसरी बात, साफ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार के साथ जब ये बीजेपी सरकार बना रही थी और बार बार बीजेपी कह रही थी कि हमने नीतीश जी के साथ ये फैसला लिया था कि बिहार में जाति पे आधारित सर्वे होना चाहिए, वो फैसला भी किन्हीं मजबूरी के तहत लिया गया था और उस फैसले में कोई ढकोसला सा। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो, या प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से गरीबी के मुद्दे पे निकल के आए हैं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इस देश में गरीबी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोगों को नल तो दिया लेकिन उसमें जल नहीं आता, लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिया उज्ज्वला स्कीम के तहत, लेकिन उसमें गैस नहीं आता। उन्होंने कहा था 2022 तक हर गरीब के पास घर होगा, किसी के पास घर नहीं आया। उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएगा, एक पैसा नहीं पहुंचा है। तो और देश में गरीबी और बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह थी कि कोविड के बाद लगभग 22 करोड़ लोग, नए 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया था, लेकिन इनके राज में गरीब और गरीब हुआ है। तो जिस गरीबी की वो बात करें, उस गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। और आज आखिरी एक और जरूरी बात बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार
बार फिर झूठ बोला है। मैं इसकी निंदा निषेध करता हूं और अगर थोड़ा बहुत भी भारतीय जनता पार्टी को समझो तो उस झूठ को वापस ले और उसके लिए क्षमा मांगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि इस देश के तमाम संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का हक है। ये सरासर झूठ है, बीजेपी का दुष्प्रचार है। तो बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर्स हैं वो इस तरह का झूठ का प्रचार करते हैं, ठीक है, उनसे निपटा जा सकता है अलग ढंग से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं कहा था। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप साबित कर दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपकी हिम्मत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। और प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला, उनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसी बात नहीं की। देश के मुखिया होकर संवैधानिक पद पर बैठ करके नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का झूठ दोहरा रहे हैं। इस झूठ को कई बार बेनकाब किया गया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री इतने परेशान थे, इतने वो मतलब बेचैन थे, कुछ बेचैनी में एक बार फिर से उनको झूठ बोलना भीम जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। करते हैं और हम भीम जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। शाउटिंग मैच मत बनाइए। संजय जी को बात पूरी करने दीजिए। तक सभी लोग आरक्षण के खिलाफ हैं। ओबीसी हाँ, अच्छा। अरे संजय जी, मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री आपने तो अपने तय एजेंडे पे नहीं, आप करिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सबकी आवाज नीचे कीजिए, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सर। मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। कास्ट सेंसस तो कर लिया, अब करेंगे क्या आप लोग? क्या करेंगे? क्या जो चावल या अनाज बांटा जाता है उसमें करेंगे कि ये कास्ट में हम ज्यादा 6 किलो अनाज दे देंगे, योजनाओं में हम बेहतर उनको फायदा देंगे जो बताया जा रहा है, तो क्या करेंगे? कौन सी योजनाओं में क्या कर देंगे? क्या आप आरक्षण करेंगे, नहीं करेंगे? क्लैरिटी से तो बताइए। अब उनको देखो ना, ज्यादा मिल गया, वो ज्यादा % हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या आप लोगों को ये डर नहीं सताता है कि आम नागरिक के मन में ये प्रश्न आएगा कि इस सदी में भी हमें जाति के आधार पर बांटने की कोशिश है कास्ट सेंसस में % सिर्फ बता के, जब आपने आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति बताई नहीं है? जो आपका आखिरी सवाल है, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है। कोई भी देश को जाति में बांटने का कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है। जातिगत व्यवस्था इस देश की असलियत है और तमाम जो पिछड़ी जातियां उनको आगे लाना हम सबकी जवाबदारी है। आपका सवाल है इस सर्वे रिपोर्ट के बाद क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का नारा क्या है? जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। मतलब आरक्षण का कोटा बढ़ाना ही पड़ेगा अब आपको। खुद राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई एक बार रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद वो 50% का जो कैप है आरक्षण के ऊपर, उस कैप को भी हटाना पड़ेगा और जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको सामाजिक, उसको नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण देना ही पड़ेगा, आरक्षण उसका बढ़ाकर देना पड़ेगा। तो अब पता चल रहा है कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है वो 60% से ज्यादा है और उस तुलना में जो उसको आरक्षण मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ और हम केंद्र में सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें ओबीसी समाज और SC ST समाज, जिनकी आबादी जिस तरह से है उस हिसाब से उनके आरक्षण का प्रावधान बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। भाजपा, RSS सब आरक्षण विरोधी हैं, वो आरक्षण नहीं देना चाहते, आज स्पष्ट हो गया है। क्या सवाल आपका फिर से? आपने बोला आशीर्वाद आप लोगों का रहा, तो वही पूछ रहे थे किसका आशीर्वाद मांग रहे हैं आप? भीम सिंह जी का मांग रहे हैं, पत्रकारों का मांग रहे हैं, आशीर्वाद की तो मांग रहे हैं। हाँ, अगर इस देश की जनता का आशीर्वाद रहा और हम लोग सत्ता में आ गए तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी, सिर्फ सर्वे नहीं। ये तो बिहार में सर्वे हुआ है, हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उसके आरक्षण का प्रावधान मुकर्रर किया जाएगा ताकि उसको उसका हक मिले और वो भी आगे आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी अभिषेक झा से भी कि जेडीयू का क्या स्टैंड है, क्योंकि वहां से आरक्षण की बात नहीं आ रही है एक बार भी। लेकिन उससे पहले रुकिए भीम जी, आप ही से जुड़ी हुई खबर तो बता दूं। बड़ी खबर आ रही है, अनुप्रिया पटेल एनडीए की साथी है आपकी और उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर दी है और यहां तक कह दिया है कि ओबीसी अपना दल की जो अपना दल एस है उसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, और उन्होंने कहा है अलग ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए।
अलग ओबीसी मंत्रालय की मांग कर दी है अनुप्रिया पटेल ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जाति से ऊपर उठकर कैसे आर्थिक रूप से जो पिछड़े रह गए हैं देश में, गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताया है, लेकिन एनडीए में ही साथी अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, ओबीसी मंत्रालय की मांग कर रही हैं। भीम जी, अब क्या कीजिएगा? विपक्ष तो सामने है, तो आप उस पर अग्रेसिव होकर बोल सकते हैं। आपकी साथी कह रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए। ये अभी अनुप्रिया जी को बगल में रखिए, पहले कांग्रेस पार्टी को हम बताना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हाँ। ये कि इनके मन में पिछड़ों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, आरक्षण के दुश्मन हैं। कभी भी पिछड़ों के बारे में इन्होंने चिंता नहीं की। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में रिपोर्ट सौंप दिया आयोग ने, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, और 1961 में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिख दिया कि जाति आधारित कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। 2023 की बात करते हैं। 1978 में अरे 2023 की बात करिए, 55, 68 छोड़ दीजिए। अभी सुनो निर्पल, सुनो भाई। अंकल जी 1978 में ये सब क्या है? अंकल जी अच्छा नहीं लगता। मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट सौंप दिया। 90 तक कांग्रेस का शासन रहा, इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 90 में जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू कर दिया तो 4 घंटा राजीव गांधी पानी पी कर आरक्षण का विरोध किया। ये जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं, ये पंचतंत्र की एक कहानी से आप समझ सकते हैं। राजीव गांधी जी ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। जिसके दांत टूट गए, नाखून गिर गए, पीपी के विरोध का ये सरासर गलत है, झूठ है। एक सोने का ले लिया कंगन, राजीव गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी के आरक्षण के खिलाफ ही नहीं थी। कि देखो मेरे कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण की बात कही है। मेरे कभी आरक्षण किया क्या? तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आरक्षण का खिलाफ नहीं किया। मेरे पास कंगन है। भीम सिंह जी, आप अपने बयान को दुरुस्त कर लें। हमने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। एक साथ मत बोलिए, 6 सितंबर 1990 मैं डेट बता रहा हूं, पूरी कीजिए। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा का डिबेट देख लिया जाए, राजीव गांधी ने विरोध किया। और आप भाजपा की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने लागू किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ये सारे काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। लेकिन हम जाति के नाम पर समाज को बांटते नहीं हैं आपके तरह कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। ये आ जाए 75 साल के बाद आपको होश आ रहा है। ये जो अभिषेक झा, ये बिहार में भी जब जनता पार्टी अभिषेक जी, चूंकि आप नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, तोड़ते नहीं है। ठीक है, सीधा प्रश्न है आपसे। ठीक है, रुके। सीधा आप जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, सीधा प्रश्न है। संजय जी कह रहे हैं हम आरक्षण देंगे, इसलिए हमने ये सेंसस कराया है। क्या आपकी पार्टी बिहार में, चूंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड मिलाकर 63% होता है, तो आप आरक्षण बढ़ाने की सोच रहे हैं? क्या करने वाले हैं कास्ट सेंसस के डेटा से? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का दायरा बढ़े, ये बात हमारी पार्टी चाहती है। और हम तो केंद्र की सरकार से मांग करेंगे कि संविधान में संशोधन हो और इस कैप को हटाया जाए और कहीं ना कहीं जो हक और अधिकार है वो मिले। असल में अंजना जी, सबसे बड़ी बेचैनी और सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हो रही है, केंद्र की सरकार को और इनके एनडीए के साथियों को, क्योंकि इनको लगा ही नहीं था कि नीतीश कुमार जी अपने कमिटमेंट को इतनी जल्दी निभा देंगे। नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला पहले ही लिया था
और कल ऐतिहासिक दिन पर जब ये आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं तब से बेचैनी और कुनबा बढ़ा हुआ है। आपके डिबेट शो के माध्यम से मैं इनको चुनौती देता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जातीय गणना या जातीय जनगणना को लेकर क्या है? देश के स्तर पर होना चाहिए या नहीं, या जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां ये करवाएंगे या नहीं? हां या ना में जवाब दे दे सीधा। अगर हां तो कब करवाएंगे? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? और अगर ना है तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों कि टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम पिछड़ा के समर्थक हैं? अगर होते तो बिहार से आने वाले बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम क्यों बदल देते? पिछड़ों अति पिछड़ों के बच्चों को, पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको क्यों बंद कर दिया होता आपने? आज प्रधानमंत्री जी को देश में जाति दिख रही है, गरीबी। प्रधानमंत्री जी खुद अपनी जाति बताते हैं। जब ये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देते हैं तब भी ये बताते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जाति क्या है, रामनाथ कोविंद जी की जाति क्या है, इनके कैबिनेट में ओबीसी वर्ग से आने वाले मंत्री कितने हैं, सांसद कितने हैं, हिमायती बनने का ढोंग करते हैं। आज ये स्पष्ट करें कि आरक्षण को लेकर इनका स्टैंड क्या है। और जिस तरह से कास्ट सर्वे बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर कराकर नजीर पेश की है, बिहार मॉडल को पेश किया है, तो क्या ये अपने प्रदेशों में करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्योंकि बोलना बड़ा आसान होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि आंकड़े फर्जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, स्पष्ट करेंगे तभी आगे हो पाएगा कुछ भी। माधवानंद जी वो कह रहे हैं कि हमने नजीर पेश की है। अंजना जी, स्वाभाविक है उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी या महागठबंधन के लोग तो कर ही रहे हैं, और इस बात में जैसे कोई छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह जातिगत जैसे गणना का जैसे रिपोर्ट पेश किया गया, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर के उसकी आकलन जैसे उसका भी आकलन हुआ, लेकिन उसको अभी तक जैसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की जैसे पूरी कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस पर्पज से ये जातिगत गणना या जातिगत सर्वे की बात हुई थी, जहां सभी दलों ने एक स्वर से समर्थन करने का काम किया था कि जब सरकार के पास साइंटिफिक डेटा होगा तो उस साइंटिफिक डेटा का यूज करके जैसे सरकार को नीति बनाने में जैसे आसानी होगी। लेकिन अब वो सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार उसका सदुपयोग करना चाहती है या दुरुपयोग करना चाहती है। अभी हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उसका दुरुपयोग करना चाह रही है। समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है उसको जैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो तुष्टीकरण की नीति है उसके तहत ये सब किया जा रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं साजिश जैसे नजर आता है। और जहां तक दूसरी बात है कि जिस जल्दबाजी में आंकड़ा इकट्ठा किया गया, अंजना जी आपने तो बड़ी बारीकी से इसको देखा कि जब ये घोषणा हुई थी कि जातिगत गणना किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, हाई कोर्ट में भी मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार का पक्ष, जब बिहार सरकार का पक्ष रखा गया तो उस समय कहा गया कि हम लोगों ने सारा चीज कर लिया। तो आखिर 13 करोड़ की आबादी में आप इतने कम वक्त में साइंटिफिक डेटा, आप साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं। मुझे तो अभी जितने बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है जो कह रहे हैं कि हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया कि हम लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार जल्दबाजी में यह डेटा लाई है। डेटा को पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है। और जहां तक समाज को बांटने की बात है, यह नीति तो हमेशा से आरजेडी की रही है, नीतीश कुमार जी। अब जहां तक कांग्रेस के लोगों ने कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या किए, अंजना जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 33 साल 15 साल जो है लालू यादव जी का और लगभग 17-18 साल नीतीश जी का। तो आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया? आज दलित ओबीसी जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आज बिहार में क्या स्थिति बनी हुई है? 33 साल तो लंबा वक्त होता। अगर आपने कुछ काम किया होता तो इस समाज का उत्थान हो गया रहता। आज इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने ठगने का काम किया है, आप समाज को बांटने की कोशिश। ठीक है, सैयद फैजल अली इसका जवाब दीजिए। लालू और नीतीश का राज ही तो बिहार ने देखा है। हाँ, बीच बीच में नीतीश बाबू बीजेपी के साथ सरकार चलाते थे, लेकिन सीएम वही रहते थे। और अब वो सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पिछड़ी जातियां जो है वो बर्बाद हो गई हैं देश में, उनकी अभी भी उन्नति नहीं हुई है। 2 प्रश्न है। एक तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उन तक सर्वे करने वाले नहीं गए थे। ये जो गड़बड़ियां और अनियमितताओं की खबर ऐसे सेंसिटिव इशू पर आ रही है, ये कास्ट सेंसस रिपोर्ट है साहब, जिसको लेकर बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और आरक्षण तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं संजय जी और मिस्टर झा। ऐसे में ऐसी अनियमितताएं कैसे स्वीकार की जा सकती हैं? वहीं दूसरी एक कंफ्यूजन जिसको लेकर बीजेपी अटैक कर रही है वो ये भी है कि आपने मुस्लिमों में भी जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको भी शामिल कर दिया है। मुस्लिमों की भी अलग आबादी बता दी है। जो फॉरवर्ड है उसमें भी आपने मुस्लिम के फॉरवर्ड जो कास्ट है उनको जोड़ दिया है। तो ये 2 जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन करना
क्या गलत नहीं है? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, उससे पहले अंजना जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी षड्यंत्र के तहत और जिस तरह से कल से जो आंकड़े आए हैं सर्वेक्षण के, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, हद तो यह है कि प्रधानमंत्री भी जिस बौखलाहट में कल पाप की संज्ञा दी इस पूरी रिपोर्ट को, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी जो 63% और अगर पूरा आप देख ले तो 84% की जो आबादी है जो इसकी मांग कर रही है और इसके पक्ष में खड़ी है, उसको पापी कहने की बात की गई है। दूसरी कि आज जो उन्होंने बात कही है कि गरीब जो है सबसे बड़ी जाति है भारत में, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अपने जो बहुत इन्फॉर्म जो पैनलिस्ट है उनके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो सर्वेक्षण है, जातिगत जनगणना का जो सर्वेक्षण है या जो आरक्षण का प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। माधव आनंद मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि ये गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो नहीं है, ये पूरे के पूरे तौर पे भागीदारी की बात है। ये पूरा जो कवायद है वो भागीदारी का है, हिस्सेदारी का है, जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, उसकी बात हो रही है। आप गरीबी उन्मूलन के लिए कोई दूसरा कार्यक्रम चला सकते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन और इरेडिकेशन के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको उसकी संज्ञा ना दे और भ्रम फैलाने की स्थिति प्रधानमंत्री के स्तर से की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, उसको ये आप समझ लीजिए कि अभी तक मैं आपको बिहार के स्तर से अगर बात बताऊं तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल देंगे, लेकिन इसको भी साफ करना बहुत जरूरी था कि ये इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है और बहुत ही आसानी से। ठीक है, हाँ मैं दे रहा हूँ। आपने बहुत शुरू के 10 मिनट आपने भारतीय जनता पार्टी के सज्जन को दिया और उन्होंने क्या बातें कही वो मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन आप ये बताइए कि जो मेथोडोलॉजी का सवाल उठा रहे हैं संजय निरुपम की आवाज नहीं पहुंच रही थी आपके कान तक। पूछना चाहता हूं कि क्या जी नहीं, मुझे सुन लिया जाए पहले, प्लीज लेट मी स्पीक अन्ना जी, कि अगर मेथोडोलॉजी का सवाल ये उठा रहे हैं तो क्या इनको करेक्ट मेथोडोलॉजी पता है कि किस मेथोडोलॉजी से ये बात हुई है? पहले सवाल। दूसरी बात ये कि जितने सर्वेक्षण, जितनी जनगणना, जितनी इस तरह की चीजें होती है, थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं। आप लोग भी जो एग्जिट पोल करते हैं या ओपिनियन पोल करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं तो मार्जिन ऑफ एरर होता है, लेकिन कोई सब्सटैंशियल नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिवली, चूंकि मैं उससे जुड़ा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये डेटा किया गया। और ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि देयर इज नो डेटा, इंपेरिकल डेटा कहां है, इंपेरिकल डेटा कहां है। अब जब डेटा है तो डेटा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे एक सवाल का आपने स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, मुझे धीरेन्द्र जी के पास जाना है। एक स्पेसिफिक सवाल है सर, एक स्पेसिफिक सवाल है मिस्टर सैयद फैजल अली, एक स्पेसिफिक सवाल है जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन 2 जगह क्यों है? मुस्लिम आबादी में भी, मुस्लिम फॉरवर्ड में भी डाले गए हैं, मुस्लिम्स बैकवर्ड में भी डाले गए हैं। मुस्लिम आबादी का रिप्रेजेंटेशन 2 जगह क्यों है? ये स्पेसिफिक सवाल है, प्लीज आंसर इट। देखिए, मुस्लिम आबादी का चूंकि अब इस तरह की जो व्यवस्था बनी है तो बीच में ये बात हुई, जैसे पहले हम लोगों का सिर्फ अति पिछड़ा होता था, पिछड़ा होता था, उसके बाद फिर अति पिछड़ा एक वर्ग बना, महादलित वर्ग बना। तो उसी तरह से मुसलमानों में भी इस बात की जरूरत महसूस की गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरी जो प्रोग्रेस की जो स्टोरी है उसमें कहीं पीछे छूट गए हैं, उनको भी आगे लाने की बात की गई। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपके ऐसे गंभीर पत्रकार उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को भी कहीं इससे कोई लाभ ना मिल जाए। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। इस बात का स्वागत होना चाहिए। और मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बार भी इस बात का स्वागत नहीं किया। एक वक्त पे पत्रकार थे, ये अलग बात है कि आपने अब ये सब कुछ छोड़कर इनकी आवाज नीची कीजिए। मुझे भी पता है कि आप एक पत्रकार थे और आप जैसे पत्रकार जो अंत में किसी राजनीतिक पार्टी के सामने घुटने टेक देते हैं, वहां पर महासचिव बन जाते हैं, वो दूसरों को पाठ ना पढ़ाए। सबसे बड़ी बात होती है पत्रकारिता में कि मिसकोट मत कीजिए। सो डू नॉट मिसकोट मी, मुझे गलत कोट ना कीजिए।
मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे, जो कि एक वाजिब सवाल है, कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन 2 अलग अलग सेक्शंस में क्यों है। इसका आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, मुझे गलत मत कोट कीजिए। और आप जैसे पत्रकार जो पत्रकारिता छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं और फिर नेता बन जाते हैं, वो ज्यादा नेतागिरी ना ही झाड़े तो अच्छा रहता है। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर सम्मानित तरीके से बात कीजिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात करूंगी, लेकिन जो प्रश्न मेरा अधिकार है वो पूछने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। धीरेन्द्र जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। कुल मिलाकर क्या अब जाति सेंसस से बीजेपी और ये पूरा एनडीए बैकफुट पर है, जिसकी वजह से गरीबी एक सबसे बड़ी जाति है, या इस तरह की बातें? और क्या आपको ये डर नहीं है कि ये एक चक्रव्यूह के तौर पर ऐसा भी साबित हो सकता है जो 2024 के पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करे? क्योंकि इसी बिहार की राजनीति में एक वक्त पर आरएसएस की तरफ से दिया हुआ आरक्षण का एक बयान बहुत भारी पड़ा था बीजेपी को। ये डर है या नहीं है धीरेन्द्र जी? अंजना जी, हम लोगों को डर क्यों होगा? 2014 से इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग से है। डर तो इन लोगों को है कि उसके चलते इन लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का पाप किया है। जो आता है कास्ट सेंसस के बाद में प्रतिक्रिया पार्टी की वो आती है कि तो पाप क्या आई है कि इसमें आर्थिक संरक्षण होना चाहिए था, इसके शैक्षणिक नहीं आई थी रिपोर्ट। लेकिन जब ये कास्ट सेंसस के लिए जब सहमति बनी थी तो बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस के पक्ष में वोट किया था मिस्टर धीरेन्द्र। हम लोगों ने सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और होना भी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? ये हिडन वाला एजेंडा तो नहीं था। उसमें था कि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, लेकिन उस पर तो नहीं बोला गया। लेकिन जेडीयू के तरफ से पहली प्रतिक्रिया जो आती है उनके प्रवक्ता की, वो आती है कि 2024 का एजेंडा हमने सेट कर लिया। मतलब कि मोदी जी के पैरेलल में हम भी कोई ऐसा चीज लेके जाएं, क्योंकि देश का पहले ही से 2014 से एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और तो और बात रह गई कि जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि भाई आरक्षण हम देंगे, आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे, मुझे तो कहीं ना कहीं चाल लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी को आरक्षण के तहत में प्रधानमंत्री का पद ये लोग देंगे? किसी पिछड़े वर्ग को अगर गलती से सत्ता मिल भी जाती है, जिसकी संभावना 0.0000 है, लेकिन अगर मिल भी जाती है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो क्या देना करेंगे, आरक्षण देंगे? इंडी गठबंधन में ही मैं पूछना चाहता हूँ। MY समीकरण की बात करते हैं आरजेडी वाले लोग, मुसलमानों की संख्या तो गिन के इन्होंने बढ़ा दी, लेकिन MY का मतलब होता था मुस्लिम यादव, लेकिन उसके जो लाभ लेने वाले लोग रहे उसमें उसका क्या बना दिया था? मोस्टली यादव। अब वक्त बहुत कम है, सिर्फ एक लाइन का जवाब। अभिषेक जी, जल्दी से कमेंट आपका इस पर, जल्दी से। वो MY और ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन से एक सच्चाई है बिहार की, उसी को साधने की कोशिश है कास्ट सेंसस से। दो लाइन। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। और हम लोगों ने हमेशा जमात की राजनीति की है, जाति की राजनीति, और जाति परोसना, धर्म परोसना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। संजय जी, यही सवाल आपसे। संजय जी, यही सवाल आपसे। संजय जी, क्या सवाल? एक बार फिर से सवाल। क्या कास्ट को साधने के लिए कास्ट ही सबसे बड़ा हथियार है क्या विपक्ष का 2024 में जाते हुए, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, इसीलिए ये चक्रव्यूह है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पिछले 70-75 वर्षों से जो योजनाएं लागू। चलिए, इसी के साथ हमें हल्ला बोल का बंद करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।